अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। जनवरी में भी इंतखाबात होंगे या नहीं, इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने में मसरूफ है कि इंतखाबात के मजीद इल्तवाक का कोई इम्कान नहीं। इंतखाबात से मुतालिक इस बेयकीनी में उस वक्त इजाफा हो गया था जब गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। गुज़िश्ता माह इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान तो किया, लेकिन तमाम सियासी जमातें, मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसलसल इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की हतमी तारीख के ऐलान का मुतालबा करती आई हैं। आज रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी बरोज इतवार की तारीख दी जा सकती है और इलेक्शन कमीशन मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन में तहरीरी तौर पर इससे आगाह भी कर देगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजवजा तारीख पर इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने पर जोर दिया गया है। अमेरिका की कायम मकाम नायब वजीर खारजा ने निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी से टेलीफोनिक राब्ते में कहा है कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात शफाफ और तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ होने चाहिए। पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के निगरान हुकूमत के हवाले से भी शिकवे सामने आए हैं और कई सीनियर रहनुमा तो यहां तक कह चुके हैं कि निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून भी मियां नवाज शरीफ के वापस आने के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड और निगरान हुकूमत के हवाले से सियासी जमातों के ये गिले शिकवे क्या दुरुस्त हैं या नहीं? क्या इंतखाबात साफ और शफाफ हो पाएंगे? सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम चलाकर फिर ये बेयकीनी की कैफियत क्यों है? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, नून लीग को भी लगता है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे जनवरी में? वक्त से मुराद जनवरी के आखिरी हफ्ते में? जी, मेरे ख्याल में हो जाएंगे। वक्त तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हल्का बंदियों की वजह से वो 90 दिन का जो अमल होता है वो वक्त तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि इसमें कोई मजीद ताखीर? तो वजह होनी चाहिए ना। अच्छा। अभी आपने अपने इब्तदाई में सदर मुमलिकत का जिक्र किया तो मेरे गुमान में एक सवाल उठा कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी होती है? मतलब सदर मुमलिकत ने देनी होती है। वो PTI के मेंबर हैं और कई दफ़ा तो उन्होंने बिहेव भी किया PTI के मेंबर के तौर पे, जब उन्होंने ओथ वोथ लेने से लोगों के इनकार कर दिया इमरान खान साहब के कहने पे, तो ऐलान कर दें। उन्हें किसने रोका है? यानी वो तहफ़्फ़ुज़ात का कर रहे, जिसका काम है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, आईनी कानूनी तौर पे जिनका काम है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, वो डेट पहले नहीं अनाउंस करते, फिर कहते मुझे लगता है इलेक्शन नहीं होंगे। अगर वो नहीं अनाउंस करेंगे तो कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, तो जो उनकी नौकरी है, जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है, वो तो पूरी करें। भाई, इलेक्शन की तारीख तो आपने अनाउंस करनी है, आप कर दें। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता तो फिर अदालत से रुजू करें कि भाई ये क्यों, क्या हो रहा है ये। लेकिन आप तारीखें अनाउंस ना करें तो फिर आप कहें मुझे लगता है कि इलेक्शन शायद ना हो। तो मेरी दरखास्त है उनसे कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, इलेक्शन की तारीख का। लेकिन क्या नून लीग को कोई फेवर इस वक्त दी जा रही है? बताइए। ये तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो देखिए ना, ये एक कौन सी सियासी पीपल्स पार्टी को लगता है वो तो सहूलतकारी का कह रहे हैं सहूलतकारी की जा रही है। अरे भाई बताएं ना, आगे बढ़ाए ना बात को। सहूलतकारी तो मैं भी कह सकता हूँ। मतलब क्या सहूलतकारी की जा रही है? मियां नवाज शरीफ वापस आ गए, ये सहूलतकारी। यानी 24 साल में 1999 के अंदर जो कू हुआ था उसके बाद से एक इलेक्शन की इजाजत मिली मियां नवाज शरीफ को, वो था 2013 का, जिसके 4 साल बाद उन्हें निकाल बाहर किया गया। ये 24 साल में एक शख्स को एक इलेक्शन लड़ने की सिर्फ इजाजत दी जाती। 2002 का इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ बाहर। 2008 का इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ बाहर। 2013 का इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीते, 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ बाहर। 2018 का इलेक्शन, मियां नवाज शरीफ बाहर। अब ये 2024 की भी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सामने आ जाएगी। तो फिर एक शख्स को जिसको 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, वो भी 4 साल के लिए, तो जरा ये समझाएं क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड। मसला ये है कि अदालतें वही थी, नैब का इदारा वही था, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे मियां साहब की मुश्किलात वो एक एक करके जो है वो ऐसे हल हो रही हैं और बहुत को गैर मामूली रिलीफ मियां साहब को इस वक्त मिल रहा है। बात आपकी ठीक है,
कम से कम मियां साहब को 101 साल की कैद तो होनी चाहिए थी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, ये तो आप मानते हैं ना। या उनकी बेटी को जो 9 थी साल की कैद, वो 90 साल की होनी चाहिए थी, इस वजह से कि उनका जो वकील है उसने एक फॉन्ट डाउनलोड किया जो कमर्शियली अवेलेबल था, बेटा टेस्टिंग में था, मिलियंस ऑफ पीपल वर यूजिंग इट, लेकिन क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का उस वक्त बाकायदा हिस्सा नहीं था, बेटा टेस्टिंग में से नहीं निकला था, इस वजह से उन्होंने वकील को नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 9 साल की कैद सुना दी। और कल आप अदालत में मौजूद थे जब ये केस जरा बात को चले आप कल उसके बाद मैं कल आप मौजूद थे नहीं, मैं अदालत में वो जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का केस चल रहा था तब आप मौजूद थे हाई कोर्ट में इस्लामाबाद? नहीं, मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन रिपोर्ट हुआ है, हमने तो बार बार सवाल यही उठाया जा रहा था और कल भी उठा कि नवाज शरीफ की मलकियत थी इन एसेट्स की, उनका वो तो हमने साबित नहीं की, लेकिन ये तो साबित है ना कि उनको हिसाब देना। भाई जिसकी बार बार अदालत पूछती है आपने साबित किया किसी भी वक्त कि जो आपने इल्जाम लगाया है वो उनकी मलकियत में था? उन्होंने कहा वो तो हम नहीं साबित कर सके। तो एक ऐसे इल्जाम के तहत जिस तरह के आपने फैसले देखे हैं, अब वैसे तो जी तो चाहता है कि जिनने फैसले किए उनके भी नाम लिए जाएं, लेकिन चलें छोड़ें, सिर्फ अदालत तो वही है, सिर्फ फैसलों का जिक्र। हाँ, मगर वो वक्त बदल गया ना, वक्त बदल गया, यानी एक सुपरवाइजिंग कैसे बदल गया सर जी? वक्त इस वजह से बदल गया कि जिस तरह के फैसले आपके सामने आ रहे थे, मैंने भी आपको 2 सुनाए, चाहे तो 200-350 और भी सुना सकता हूँ। वो 2.5 साल जो जेल में रहे वो ख्वाजा साद रफीक साहब, वो भी सुना सकता हूँ। सलमान रफीक साहब 2 साल जेल रहे, वो भी सुना सकता हूँ। ये क्या नाम है, एहसन इकबाल साहब जेल में रहे, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में रहे, मरियम जेल में रही, हमजा जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब जेल रहे, शाहिद अब्बासी साहब जेल। कितनी गर्दान सुनेंगे, कौन कौन से फैसले का जिक्र करूं? हाँ, वो एक बहुत मोहतरम फैसला है जिसमें उन्होंने वो जज मोहम्मद अरशद वाला, जिसमें वो एक उन्होंने तय किया फैसले के जरिए कि जब आपने किसी की वीडियो बनानी हो तो पहले उससे इजाजत लें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अगर कहीं धांधली हो रही हो तो आप रिकॉर्ड करना चाहें कि ये धांधली हो रही तो पहले जाके उनसे इजाजत लें। जिस मुल्क में भाई इस तरह के फैसले हो रहे हों, वहां पे अगर ऐसे फैसले होने बंद हो जाएं तो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है। लेकिन चले मान लें, नवाज शरीफ ये वक्त क्यों बदल गया? इस वजह से दूसरी सियासी जमातों का कहना है, और पीपल्स पार्टी जिसकी बात कर रहे थे वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ये कोई डील हुई है, मुफाहमत हुई है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हल होती जा रही हैं। बताइए ना आप, यानी क्या आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को बस कैद कर दो? ये कह रहे हैं तो किसने कहा? ये तो पीपल्स पार्टी, जरा मैं कह रहा हूं बुखारी फैसल करीम जी, मैंने नहीं अभी सुना, कल मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, बुखारी कल हमारे शो में, तो उन्होंने कहा कि कैद कर देना नवाज शरीफ। ये कैद करने की बात है, उन्होंने कहा नुली को अदालतों से रिलीफ लेना आता है। नहीं, अदालतों को रिलीफ देना आना चाहिए ना कानून के मुताबिक। तो अगर कानून के मुताबिक, यानी वो ये चाह रहे हैं, क्या नैयर बुखारी साहब ने ये कहा कि उनको बेटे से पैसे ना लेने पे कैद में डालना चाहिए? ये कहा उन्होंने? क्या कहा? मतलब क्या गिला सिर्फ इतना है कि मियां नवाज शरीफ, अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मियां नवाज शरीफ कैद में रहे, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो कर डालें। पहले भी 4 साल, ये 24 साल में 3-4 साल वो जेल में रहे हैं, 8 साल एग्जाइल में रहे, फिर डाल दें, क्या फर्क, क्या मसला है? यानी कितनी अजीब बात है। नहीं, बिल्कुल जिस चीज को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं, इमरान खान बाहर हो और मियां नवाज शरीफ जेल में हो, लेकिन ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि इमरान खान अंदर हो और मियां नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक बात। तो फिर 9 मई के मुतालिक आपका रवैया बदल गया ना। मैंने पहले आपसे 2-3 प्रोग्राम किए थे तो आपने कहा नहीं, 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं उनको बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उनको कैद होना चाहिए। जिन्होंने शहीदों के मुजस्मे गिराए, ठोकरें मारी उनको, जिनने कले के ऊपर हमला किया और वहां से असला खाना तक पहुंच गए, जिनने जिना हाउस को, कोर कमांडर के घर को जलाया, जिनने अस्करी टावर में जिंदा लोग जला दिए, जिन लोगों ने जितनी भी फौजी तंसीबात थी उन पे हमला किया, जिन्होंने वुल्फ विस्लिंग की कि चलो जरा GHQ चलो उनको पकड़ो। लेवल प्लेइंग फील्ड है कि उनको छोड़ दो, उन सबको छोड़ दो। बेटे से पैसे ना लेने वाले को कैद कर लो, उन सबको छोड़ दो। तो ऐसा करें, छोड़ दें, हमें क्या मसला है भाई? अगर छोड़ना है तो छोड़ दें। पहली बात तो यह कि हमसे क्यों पूछते हैं? पहले तो आप ही अपने प्रोग्राम में कहते रहे कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको क्या समझ आती है? पीपल्स पार्टी ये बातें क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्शन आ गया ना, तो क्या करें?
अच्छा। हमारे यहाँ जो सियासत है वो एक खास तर्ज की है, पॉलिसी पे तो बात होती नहीं, बातें इसी तरह की होती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इसको पकड़ लो। मेरा सवाल तो ये है, और अगर आपके आज दोस्त होते तो कल मैंने पूछा शाह साहब से वो एक प्रोग्राम में, अच्छा। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ ना आए या उनको कैद में डाल दिया जाए। तो मैंने वो जो हमारे वो एंकर थी उनसे पूछा कि भाई फिर क्या है, ये सामने बैठे सारे, इनसे पूछे क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड। वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। तो लगा यही आपसे गुफ्तगू करके कि मियां नवाज शरीफ को कैद में डाल दो। 24 साल में अगर उसको 2013 का सिर्फ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी, तो ये 2024 वाला क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मियां नवाज शरीफ जेल में हो तो डाल दें। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए, ये ऐसा तो नहीं पीपल्स पार्टी आपसे कहीं जो है वो जो 16 महीने आपकी हुकूमत रही है उस वजह से दूरी इख्तियार कर रही है? 16 महीने में मुस्लिम लीग नून, आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल एक लफ्जी गोलाबारी से कह लें, लफ्जी गोलाबारी, हमें तो कोई पार्टी के अंदर क्या राय है पर क्या हिदायत हमें क्या कहा गया? हमें तो ऐसे हिदायत तो हमें सिवाय अल्लाह के किसी ने दी नहीं। अल्लाह भी दे दें, अल्लाह देते हैं हिदायत, तो आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं। अरे भाई, किसी के मुंह से आपने कुछ मुगल्लज़ात किसी के मुतालिक सुनी आपने? मियां नवाज शरीफ का आपने जलसा देखा, उन्होंने कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। इस मुल्क को हीलिंग की जरूरत है, खुदा के वास्ते ये ले दे ओए तोए तेरी मेरी ये छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए हमने एक रास्ता इख्तियार करना है, उस रास्ते की थोड़ी बात कर लें। तो हमारी तरफ से तो यही है, हमें कोई गिला नहीं। वो क्या है रास्ता मियां साहब? इस वक्त देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं जो है वो ये इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके ख्याल में आगे बढ़ने का तरीकाकार मियां साहब के नजर में क्या है? जी बहुत आसान है। आप ये 700-800 मील की मोटरवे, तकरीबन 5 से 6 हज़ार फार्म टू रोड मार्केट्स, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CT स्कैन अस्पताल में, दानिश स्कूल, जो जितने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, 30 से 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, पोर्ट, CPEC, 12,000 साढ़े 12,000 मेगावाट की बिजली, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट की गैस के कारखाने, रीगैसिफिकेशन के कारखाने, ये सब 4 साल में हुआ, सिर्फ 4 साल में। कोई ऐसी, मैंने पुरानी बात 1990s की नहीं बताई, मैं 1990s की लिबरलाइजेशन का भी जिक्र कर सकता हूं। अगर इस शख्स को जिसने 4 साल में ये किया 24 साल मिले होते, जिसमें से अभी भी गिला ये है कि उनको अगले इलेक्शन में क्यों आ गए, निकालो इनको, पकड़ो यार, जेल में डालो। अगर ये 24 साल मिले होते तो मुल्क कहां पहुंचा होता? अगर 4 साल में ये कारकर्दगी है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह स्कूल खोलेंगे, इसी तरह अस्पताल खोलेंगे। लेकिन बड़ा चेंज है आपकी सियासत के लिए, क्योंकि मियां साहब की जो पिछले 7-8 साल की सियासत है वो इन 2 नारों के गिर्द थी, मुझे क्यों निकाला और फिर उसके बाद वोट को। तो अभी उन्होंने, आपने सुना, आप मजलिस में आए थे, वो जो हुआ ये आप जो चला रहे हैं इस वक्त जलसा, इसमें आए थे? जी, जलसा देखा आपने? तकरीर सुनी? क्या सुना? तो यही जो आपसे सवाल उसके, हाँ, तो उसका जवाब तो मिल गया ना। उन्होंने मुल्क के टूटने का, जिक्र किया और वोट को बिल्कुल कहा। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं, उन्होंने मुल्क के टूटने का जिक्र किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि मुझे निकालने वालों तुम्हें क्या मिला। उन्होंने बताया कि निकालने की वजह से मुल्क, जब हम इक्तदार में थे तो मुल्क की क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। तो क्या पाया आपने ये सब कुछ करके? उन्होंने कहा कि सबको आइन के मुताबिक चलना होगा। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से नहीं, हीलिंग के साथ बैठ के रास्ते का तयन करके आगे बढ़ना है। कौन सा जवाब आपको नहीं मिला? इसमें किस जगह पे अगर उन्होंने मुल्क टूटने का जिक्र कर दिया, अगर उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि आइन के मुताबिक सबको चलना होगा, उन्होंने ये बताया कि गैर आइनी अमाल का क्या नतीजा निकलता है। उन्होंने बात नहीं, तो कहते थे जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने जुडिशियल एक्टिविज्म की है, उन लोगों को भी हिसाब देना होगा। ये बात आपकी, मैं तो ये जानना चाहता हूं, ये सिर्फ आपकी एक बात ठीक है, सिर्फ एक बात, बाकी सब बातें हो गई, वो तो मानते हैं, ठीक, सिर्फ नाम नहीं लिया, नाम नहीं, इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इस वक्त हीलिंग की जरूरत, अच्छा, इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत। और उन्होंने कहा कि मुझ पे ये बीती, मुल्क पे क्या क्या बीती वो भी बताया। ये भी बताया कि मुझ पे क्या बीती, कि बाप का इंतकाल हुआ, मैं जनाजा नहीं उठा सका, वालदा का इंतकाल हुआ, सब दास्तान आपके सामने, बेगम साहिबा का उनकी इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर भी कहा कि मैं इंतकाम नहीं ले रहा। अच्छा। मुल्क के साथ जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ,
इस वक्त जरूरत यह है कि हम आगे बढ़ें। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मियां साहब की जो तकरीर है, क्योंकि हम उसकी बात अभी कर रहे हैं, वो इंतखाबी मुहिम के आगाज से ज्यादा इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम की तकरीर लग रही थी, जो कि उनकी विक्ट्री स्पीच थी। ये PMLN के अंदर इतना स्पीच आपको नहीं कॉन्फिडेंट नहीं, ऐसा उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कब कहा कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं? उन्होंने कब कहा कि मुबारकबाद दो, मैं इलेक्शन जीत के आ गया हूं? ताहिरुल कादरी वाली बात कोई सुनी आपने? कौन, किस वक्त कहा? मैं पूरी तकरीर में वहां मौजूद था, स्टेज पे मौजूद था, मैंने नहीं सुना, आपने सुन लिया। कैसे? जो बात हुई ही नहीं, यानी वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। कैसे थी विक्ट्री स्पीच? एक रास्ता बता रहे हैं, अपना मैंडेट बता रहे हैं, रास्ते का तयन कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर हम इस तरह आगे बढ़ते चले जाएं, ये 4 साल के अंदर जो जो हमने अचीव किया, हर 4-5 साल में यही अचीव करते जाएं, जमहूरी तरीकाकार से जो भी आए इसी रास्ते पे चलता चला जाए, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? बजाय इसके कि आपके मैं मूंछों से पकड़ के तुझे मौत की काल कोठरी में ले जाऊंगा और 15 किलो हेरोइन डाल दें, 500 किलो डाली हेरोइन नबासी पर, अब वो कैसे भाई वो हो गए रिलीज? यानी कमाल बात है। यानी 4 साल में मां सिवा लोगों पे हेरोइन डालने के किया क्या? लोगों को मौत की काल कोठरी में ले जाने के किया क्या? तो उन्होंने कहा कि यार रुक जाओ, इस इंतकाम से रुक जाओ, सोचो कुछ मुल्क के मुतालिक, ये ओए तोए को छोड़ दो। तो इसमें कौन सी विक्ट्री स्पीच थी? ये तो आगे बढ़ने का रास्ता है। ठीक, ये तो उन्होंने नहीं कहा। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर, बात कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो चेयरमैन PTI की कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, साइफर केस के हवाले से एक बड़ा अहम डिसीजन है, उस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत और मुकदमा के जो अखराज की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस फैसले में कहा कि बादी नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। PTI के वकील सलमान सत्तर ने कहा कि चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर दिया है। उनका यह कहना है कि साइफर केस तोशाखाना पार्ट 2 है, फेयर ट्रायल कतई नहीं। पता चल रहा है कि जज क्या चाहते हैं। साइफर केस से जुड़े अब तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आइंदा कोई दरखास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं सुनने देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इलेक्शन कमीशन में इस केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं? पार्टी इन हालात में इंतखाबी मुहिम कैसे चलाएगी? इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन, उनकी लीगल काउंसिल शुएब शाहीन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, ये पहले भी एतराजात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, लेकिन आज जो फैसला आया है उसमें कुछ बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस जो है वो दी गई हैं साइफर केस के हवाले से, और उसमें ये कहा गया है कि एक तो वजीर आजम वाला जो इस्तिस्ना है वो उनको हासिल नहीं था, क्योंकि उन्होंने इस बात को पब्लिक किया और एक सियासी जलसे में इस बात को पब्लिक किया। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर था या नहीं था जिस दिन वो एड्रेस कर रहा था? कमाल की बात की है जज साहब ने। जज साहब अगर घर पे बैठे होंगे तो वो उस दिन वो जज नहीं होंगे? क्या वो घर में वो जज के तौर पर नहीं है? जज इज जज। प्राइम मिनिस्टर वेयर एवर ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये सर्टिफाई करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो गुलामों की कौम है। ये केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। मैं पहले लीगल बात पे 3 चीजें मैं कह दूं आपको। एडमिटेडली ये डीक्लासिफाई हो गया था, लिहाजा डीक्लासिफाई होने के बाद ये केस नहीं बनता। नंबर 2 जो अहम तरीन बात है, आइन के मुताबिक ये फैसला करना कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सी बात पब्लिक को बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, इट इज द ओनली वन अथॉरिटी हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उस प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को जो कि आइन के तहत उसको मिलती हैं, उसको एक ऑफिशियल ऑफ द FIA असिस्टेंट डायरेक्टर ये नहीं कह सकता प्राइम मिनिस्टर की पावर्स मैं नहीं मानता, ये उसकी पावर है। और जब कैबिनेट उसको डिक्लासिफाई कर देती है तो बात ही खत्म हो जाती है। और फिर इस केस में बहुत अहम बात यह है
कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया, इसमें इंटरवेंशन है, डिमार्च करने का हुक्म दिया, और जज साहब ने एक सियासी बात लिख दी कि वो उस केस में जो सुओ मोटो केस था कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, चीफ जस्टिस ने ये लिखा था कि साजिश, इसमें साजिशी किरदार मुलव्विस है या नहीं है, उस पे कमीशन की जरूरत है। अब भाई ये तुम लिख रहे हो कि उसमें लिखा हुआ है साजिश नहीं है, भाई साजिश का तुमने फैसला करना है कि ये साजिश थी या नहीं थी, और साजिशी किरदार के बारे में तो आपने कमीशन बनाना है, और वो कमीशन कब बनेगा और कौन बनाएगा? नेशनली कमीशन तो बनाना था। लेकिन इसमें शोएब शाहीन साहब, आप लोगों के जो ट्रायल कोर्ट के हवाले से एतराज़ात थे वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिए। अब क्या कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ तनकीद ये भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ हर अदालत पर लीगल टीम जो है वो एतराज उठा रही है, जो अदालतें उनके जो केसेस सुन रहे हैं? रहमान अजहर साहब, यहां बदकिस्मती ये है कि यहां पहले वो जो इदारा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या जो मुकदमा बनाने वाली है, पहले उसको मैनेज किया जाता है कि कौन इसमें हमारे काम के बंदे हैं। उसको मैनेज करने के बाद जज को पिक किया जाता है। उस जज को पिक करने के बाद फिर एपेलेट फोरम का जो जज है उसको अपने साथ मिलाया जाता है। उसको मिलाने के बाद फिर ये सीरीज चलती है जो आपने तोशाखाना केस में देखी। इसमें दोनों के मुतासिर जज हुमायूं दिलावर ने बगैर सुने, बगैर मुल्जिम की मौजूदगी में, बगैर हक के दिफा दिए, एडमिटेडली, अब तो ये एडमिटेड फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और गवाहान को ये कहकर पहले कहा कि आप ले आए, आपके मुताल्लिक हैं, 1.5 घंटे के अंदर अंदर। जब कहा गया वो कराची और किसी और जगहों पर बैठे हुए हैं, आप 1 या 2 दिन का टाइम दे दें, कहते हैं नहीं ये रिलेवेंट है। उनको बगैर सुने आपने 3 साल की सजा दे दी, और अभी फैसले पे दस्तखत नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, साइन भी नहीं हुआ। 10 मिनट के अंदर अंदर जमान पार्क में पुलिस घुस गई, दरवाजे तोड़ दिए और उठा लिया। अगर ये तर्ज अमल होगा तो बदकिस्मती से हमारे जब जजेस कंप्रोमाइज होंगे, मैनेज करके आप केसेस लगाएंगे। मुझे बताएं, नसीम हसन शाह साहब, दी देन जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो खुद आकर मीडिया में कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो हमें नौकरी बचाने के लिए फैसले करने पड़ते हैं, हमने जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल का फैसला कर दिया। बात यह है कि अगर देखिए जो आइन फैसला कर सकता है तो इन लोगों का क्या है? और हमने जो लिख के दिया है, मैं एक बात बता दूं, हमने लिख के दिया है, आमिर फारूक साहब मुतासिब जज हैं, हमारे खिलाफ 20 मिसालें हमने दी हैं, तो लिहाजा पूरे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया हुआ है, 186A की पिटीशन पेंडिंग है। यहां 7 जज और हैं, या उनके पास लगा दें, 30 के करीब जजेस हैं पिशावर हाई कोर्ट में, वहां लगा दें, 60 के करीब जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वहां लगा दें। लेकिन हर केस वो ये अपने पास रखते हैं और वो फैसला करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, या जो ताकतवर तबके चाहते हैं, या जो इमरान खान। देखिए मैं इसमें आज जो फैसला आया है शोएब शाहीन साहब, उस फैसले पर जरा बात कर लेते हैं। और जो आइन के आर्टिकल 248 की बात की जा रही है, क्योंकि आपने इस पर भी पहले भी कमेंट किया, वो बतौर वजीर आजम जो अपनी ड्यूटी कर रहे हो उसके मुतालिक जो है वो कहा गया कि इस्तिस्ना वहां पर होता है, जबकि यहां पर क्योंकि वो जलसे से खिताब कर रहे थे, अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे, ये उनका बतौर वजीर आजम जो जिम्मेदारियां अदा की जाती हैं उसमें ये शामिल नहीं होता। अब क्या इस आर्गुमेंट को किस तरह से देखते हैं जो फैसले के अंदर ये नुक्ता उठाया गया है? टोटल गलत है। वजह यह है, मुझे अच्छा एक बात और बताएं, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो उसने फैसला करना है कि कौन सी मुल्क की सलामती पे हमला हो, खुद मुख्तारी पे हमला हो, या खुदा न खास्ता फिजिकल अटैक हो, ये इमीडिएट फैसला कौम का उसने करना होता है। कौन सी बात मैंने पब्लिक को अपने लिए बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी, और कैसे उसको मैंने साथ लेके चलना है, तो वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है। वो ये कहना कि वो जलसा जो है वो पीटीआई का जलसा हो गया है, भाई वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव एज प्राइम मिनिस्टर उसका हक है और उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कौन से बात करे, हाँ वो टीवी में बैठ के बात करे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के बात करे, या पब्लिक में जाकर के बात करे। आप एक सिंगल जज उठ के ये कहता है कि नहीं जी वो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी खत्म हो गई है। कमाल की बात है कि फिर वो जो विल ऑफ द पब्लिक है वो किधर चली गई, और फिर मुल्क की सलामती पे हमला हो रहा हो, वो ये बैठ के मुझे बता दें कौन प्राइम मिनिस्टर होगा जो कल ताकतवर लोगों के सामने स्टैंड करेगा, जब आपने उस बंदे को सजा दी जिसको आप एडमिट करते हो कि इसमें जनाब इंटरवेंशन हुई है, इसके अंदर अब तो इंटरसेप्ट के जरिए ये साबित हो गया ना, उसमें कंटेंट्स है क्या, इमरान खान को हटा दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, हम इमरान खान को माफ कर देंगे अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए।
हो गया, उसके बाद उसमें बाकी देखिए, क्या रह जाता है? मेन बुनियादी मसला यहाँ शोएब शाहीन साहब इसमें पाकिस्तान में वो साथी साइफर लोग के कौन करते हैं, इस्तेमाल का, नहीं है? जी शोएब शाहीन साहब, देखिए- बुनियादी इसमें मामला साइफर के इस्तेमाल का है। देखिए, मेरी जरा गुजारिश सुन लीजिए, क्योंकि आज वो जो अदालत ने यह भी कहा फैसले में कि जो बयानात हैं असद मजीद साहब के, सुहेल महमूद के, फैसल नियाज तिरमिजी के, अब इन तीनों बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश ही नहीं थी। तो ये भी अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी रिप्रोड्यूस किया है कि इसमें साजिश तो वो थी कि अदम एतमाद की तहरीक में साजिश का साबित हो जाना होता तो अदम एतमाद की तहरीक खत्म हो सकती थी। यहां तो साजिश के होने ना होने का फैसला इन्होंने करना है। भाई, साजिश होने या ना होने का उस फैसले में लिखा हुआ है, उसके लिए कमीशन मुकर्रर करें, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर कमीशन मुकर्रर करे। प्राइम मिनिस्टर ने देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था? जनरल तारिक को सरबराह मुकर्रर किया कमीशन का, वो पीछे हट गए। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था उसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है। अब बात यह है कि धमकी आमेज गुफ्तगू में फिर उसके बाद साजिशी किरदार कौन इसमें मुलव्वस है, उसके लिए हम कमीशन बनाएंगे, हाई पावर्ड कमीशन होगा। नहीं बनाया उन्होंने। देखिए, बात यह है, साइफर के कंटेंट्स तो सामने सामने आज भी मौजूद हैं। अब उसके साथ साजिश में कौन पाकिस्तान में मुलव्वस थे या नहीं थे, उसको तो कोई कमीशन यहां से मुकर्रर करेगा, तहकीकात करेगा। लेकिन वो कंटेंट्स ऑफ द साइफर, क्या असद मजीद ये कहेगा आकर के उसने जो लिखा है वो गलत लिखा है? क्या वो ऑफिशियल उनकी मुलाकात नहीं थी? क्या वो ये कहेगा कि उनकी ऑफिशियल मुलाकात जो है उसके अंदर ये गुफ्तगू नहीं हुई? वो तो कहेगा जब क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा। और फिर एक अजीब किस्म की बात लिखी है कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये लेटर गया था, उसके जो ब्रीफ नोट था वापस नहीं आया, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हो गया। भाई, प्राइम मिनिस्टर आजम खान की आप स्टेटमेंट पढ़ लो जो कि हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है, इवन देन 164 की। वो एक कहता है प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई ऑफिस में जो चीज आई थी उसको ट्रेस करो। आप कहते हो गुम हो गई है, तो कहां गई है, आप ट्रेस करो। क्या प्राइम मिनिस्टर एक रिकॉर्ड कीपर होता है, एक क्लर्क होता है? क्या चीफ जस्टिस के दफ्तर से, उनके कमरे से कोई लेकिन प्राइम मिनिस्टर पर शोएब शाहीन साहब, प्राइम मिनिस्टर पर क्या पॉलिसी का इत्तलाक नहीं होता? क्योंकि दफ्तर खारजा की बड़े वाज़ेह पॉलिसी है कि साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है और इसे गैर मजाज अफराद के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। ये कुछ अरसे बाद वापस फॉरेन ऑफिस में आना होता है, और यही अदालत ने आज इस फैसले में भी कहा है। रहमान साहब, पहली बात तो यह है कि वो एक पॉलिसी वो होती है जिस पॉलिसी को आपने डिक्लासिफाई ना किया हो, आपने तो उसको डिक्लासिफाई कर दिया। दूसरी बात, वो साइफर आता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप ये कह रहे हैं कि जब डिक्लासिफाई हुआ तो वो पॉलिसी का इत्तलाक नहीं होता? नहीं होता। दूसरी बात, इसके ऊपर फैसला करने का अख्तियार अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस प्राइम मिनिस्टर का है, वो किसी और का नहीं है। वो तो ऑफिशियल्स हैं, वो तो फैसले के उसके पाबंद हैं जो गवर्नमेंट फैसला करेगी। गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर कोई डॉक्यूमेंट गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द कंसर्न्ड पर्सन। क्या प्राइम मिनिस्टर एक क्लर्क है जो एक एक कागज को अपने पास रखेगा? मैं एक मिसाल देता हूं, चीफ जस्टिस जो जिस साहब ने फैसला फरमाया है, उनके दफ्तर से एक कागज गुम हो जाता है, उनके चैम्बर से हो जाता है, उनकी फाइल से हो जाता है, उनके किसी दफ्तर से हो जाता है। मुझे बताएं, उनको नौकरी से निकाल देंगे कि उसने मिसकंडक्ट किया है, कि पेपर गुम कर दिया है? भाई, ये एक ऑफिशियल डेकोरम है। रजिस्ट्रार के पास कोई कागज गया है, गुम हो जाता है, चीफ जस्टिस को निकाल देंगे या उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कमाल की बात की है, ये जाहिर होता है कि ये फैसला एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन पे है। इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब है कि प्रिजम्पशन कहीं और से ली गई है, और इसलिए ये फैसला जो आया है ना तो कानून के मुताबिक है ना आइन के मुताबिक है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट आएगा हमारे मुल्क के खिलाफ वो बहुत बुरा होगा। मैं ये नहीं कहता 200 मुकदमे आपने जाली बना दिए इमरान खान के खिलाफ, बनाओ जो भी करना है करें, लेकिन ये वाला मुकदमा बनाना, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, आप कहते हो वो मुजरिम है, और जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जिसने कहा, ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, मैं थोड़ा कुछ सियासी मामला पर भी आपकी राय चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन हो सकता है कि पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में अपना आम इंतखाबात के हवाले से कानूनी मुशावरत के बाद जवाब दे दे, और 28 जनवरी की तारीख पर बात भी हो रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उसके लिए एक्सेप्टेबल है 28 जनवरी की तारीख, और तैयार है?
देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि 90 डेज में इलेक्शन कराए जाएं। पहले ही 2 सूबे गैर आईनी बैठे हुए हैं और 6 नवंबर के बाद बाकी तमाम मुल्क में जो हुकूमतें होंगी वो सारी गैर आईनी हो जाएंगी। अब नेचुरली 6 नवंबर को तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम हो सकता है कि आप उनके अंदर इलेक्शन कराएं, लेट द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। लेकिन हम तो इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम इलेक्शन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, लेकिन साथ ये भी जहन में रखें कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। आज इस जबर, खौफ और जुल्म की फिजा में क्या इलेक्शन होगा? वक्त से पहले जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और जिस तरह नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जा रहा है एक इश्तिहारी मुजरिम को, ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी तरफ आप देखें, बंदे उठाए जाते हैं, मीडिया हाउसेस पहुंचाए जाते हैं पीटीआई के लीडर्स को, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं, उनके स्टेटमेंट कराई जाती हैं, अगवा हुआ है, अगवा बराए बयान होता है, और उनकी फैमिलीज जो है वो हाई कोर्टों में जाती है और पर्चे कराती है, दर दर फिरती है। लेकिन उसके बावजूद वो आकर कहते हैं कभी कोई चिल्ला कशी में चला गया था, कोई नादन रियाज की सैर करने चला गया था, लेकिन 2 दिन बाद जब अपने घर जाते हैं तो इस तरह मिल रहे होते हैं अपनी फैमिली को जैसे जनाब वो कोई जंग के कोई लड़के आ रहे हूं या वहां से बच के आए हूं। और नवाज शरीफ को इस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है स्टेट गेस्ट के तौर पर और स्टेट वीवीआईपी के तौर पर, जैसे वो कश्मीर फतह करके आए हो या फलस्तीन फतह करके आए हो। भाई, एक बंदा करप्शन में मुलव्वस था, प्रूव्ड केसेस हैं उसके खिलाफ, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। लेकिन बदकिस्मती से वो केसेस भी आमिर फारूक साहब ने अपने पास रखे हुए हैं, हालांकि पार्टनर केस था आमिर फारूक साहब का और मोहसिन जानी साहब का, लेकिन उन्होंने बेंच तब्दील कर दिया और नैब बिन बुलाए आकर के वहां बैठा हुआ है कि जनाब आए जी, हम हमें तो किसी चीज पे कोई एतराज ही नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया शोएब साहब, सीनियर लॉयर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल कौंसल, बात कर रहे थे साइफर केस के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से भी। अभी एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है फैजाबाद धरना केस के हवाले से, और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल